Assalamualaikum class and welcome to the Total Quality Management. Today we have the third week, and in this week we will discuss the complete example on the Total Quality Management, how the quality can improve and all the processes in the pharmaceutical company. Okay. Uh, in the previous section, we have discussed about the quality with different approaches. We have discussed about the Gravin's approach. We have discussed about the various definitions of the total quality management, the principle of the total quality management, and I think you have plenty of things in your mind how we can uh, understand the quality and how we can get improve it with the certain थिंग्स इन आवर कंपनी. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो लास्ट वीक में हमने कवर की थी, और अभी जो हम है इसके ऊपर और जो है इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे विद सम एग्जांपल्स ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है. Okay, the importance of total quality management in the pharmaceutical industry. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे दूं कि हम आज के लेक्चर में जो है वो किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे. वी हैव द इम्पोर्टेंस, हम इम्पोर्टेंस देख रहे हैं एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस तरह जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट तमाम चीजों में जो है वो कर रही होती है. ठीक है, दिस इज आवर मेन मोटिव ऑफ टुडे क्लास. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हैंडलिंग. Containers should be opened carefully and subsequently released in an approved manner. Highly sanitized material such as penicillins and cephalosporins should be handled in separate production areas. Highly active or toxic API, that is certain steroids and caustic substances, should be manufactured in dedicated area and using dedicated equipment. Pure and final API should be handled in an environment given adequate protection against containment. देखिए, ये जो हैंडलिंग की बात हो रही है, ठीक है, व्हाट वी हैव इन द हैंडलिंग ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, द इम्पोर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. ओके, तो ये बात कर रहा है द कंटेनर शुड बी opened carefully and subsequently released in an approved manner. ठीक है, मतलब कि जो भी आपके पास वहां पे कंटेनर्स मौजूद हैं, जो भी आपके पास जो है वो उस जगह पे फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्रोडक्ट जो है वो आपने इंपोर्ट करवाई है फार्मास्यूटिकल के अंदर, आप कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके जो भी कंटेनर के अंदर जो भी आपकी प्रोडक्ट्स आई हैं, आप उसको कैसे ओपन कर रहे हैं, यू शुड बी ओपन इन द केयरफुल मैनर. ठीक है, कि उसके अंदर से जो है कोई सब्सिक्वेंटली रिलीज ना हो जाए. ठीक है, कोई आपका कोई इस तरह की जो है वो जैसे कि आपको पता है कि इन अ फ्यू मंथ्स बिफोर, आई थिंक लास्ट मंथ, हमारे जो है यहाँ पे पोर्ट की तरफ जो है वो सैनिटाइज उसमें कुछ इस तरह का टॉक्सिक जो है वो आया था. ठीक है, जो जो गैसेस वगैरह थी वो रिलीज हो गई थी अपना वेसल में से. ठीक है, तो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ था कि तमाम जगहों पे जो है वो एक हैजर्डफुल जो है वो प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही थी. तो जो आपकी हैंडलिंग जो है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आपके पास आपकी फैक्ट्री में आती है, तो उसकी हैंडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और उसकी हैंडलिंग आप कर कैसे रहे होते हैं उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कंटेनर शुड बी ओपन केयरफुली एंड सब्सिक्वेंटली रिलीज इन एन अप्रूव्ड मैनर. ठीक है, तो तमाम चीजें जो है एक सर्टेन केयरफुल तरीके से जो है वो होनी चाहिए. इन द सेकंड पॉइंट वी हैव हाईली सैनिटाइज मटेरियल सच एज, मतलब कुछ हाईली सैनिटाइज मटेरियल होते होंगे. ठीक है, फार्मास्यूटिकल के, अगर आप में से कुछ लोग जो है वो
इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो आप लोग ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसके बहुत मायने जो है वो समझते होंगे। ठीक है, ये हाईली सैनिटाइज मटेरियल है। ठीक है, इनको हैंडल करने के लिए सेपरेट प्रोडक्शन एरिया जो है आपको चाहिए होता है। आप उनको जो है किसी भी जगह पे जो है वो नहीं रखते, आपको एक सर्टेन जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया आप बनाते हैं कि ये जो आपकी प्रोडक्शन आई है ताकि आपकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव हाईली एक्टिव और टॉक्सिक एपीआई। ठीक है, हाईली एक्टिव एंड टॉक्सिक एपीआई जो हो के पास होती है, जो स्टीरॉइड्स होते हैं या आपके पास जो है कैटास्टिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, it should be manufactured in a dedicated area and using a dedicated equipment। मतलब कि ये जो हाईली एक्टिव किस्म के जो टॉक्सिक होते हैं, इसके लिए आपको अपनी फैक्ट्री के अंदर ही जो है वो एक डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग एरिया बनाना पड़ता है, या तो आप क्या करते हैं डेडिकेटेड एक इक्विपमेंट, डिफरेंट इक्विपमेंट जो है वो भी आप जो है उसके लिए डेडिकेट कर देते हैं ताकि आप इसका कोई जो है दूसरे प्रोडक्ट के अंदर रिएक्शन ना हो। In the fourth one, we have pure and final API should be handled in an environment giving adequate protection against containment, contaminations। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे होते हैं जब फाइनल प्रोडक्ट आपकी जो बन जाती है। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री की जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आपकी जब बन जाती है तो उसको भी आप जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं कि वो आपस में जो है वो रिएक्शन ना हो। ये तमाम चीजें किसमें आ रही है, हैंडलिंग के अंदर आ रही है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो भी आपकी प्रोडक्ट्स है आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। आफ्टर देखिए अब तो क्या हुआ, सबसे पहले आपने हैंडलिंग कर दी, सेकंड वी हैव स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज को देख लेते हैं। इन स्टोरेज, secure storage facility should be designed that should be designated for use to prevent damage or deterioration of material। ठीक है, the second we have these should be keep clean and tidy and subject to appropriate pest control measures। Environmental conditions should be recorded, the conditions of stored material should be assessed at appropriate intervals। Storage conditions of API should be based upon stability, studies taking into account time, temperature, humidity, etc। अच्छा, अब जो आपको मैं बताऊं कि ये फार्मास्यूटिकल के अंदर कैसे आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं एट द टाइम यू हैव गोइंग टू स्टोर योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, देखिए प्रोडक्ट जो है स्टोरिंग जो है ना वो डिफरेंट तरीके से हो रही होती है। आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल भी स्टोर हो रहा होता है, आपके पास जो है वो प्रोसेसिंग गुड्स भी जो है जो एट अ टाइम ऑफ प्रोसेस हो रहा होता है वो भी स्टोरिंग आपके पास हो रही होती है। आपके पास जो है वो फिनिश गुड्स भी जो है वो स्टोरिंग हो रही होती है, और आपके पास वो वाली चीजें भी स्टोरिंग हो रही होती हैं जो अभी पैकेजिंग के लिए जा रही होती है। तो डिफरेंट किस्म की आपके पास जो है वो वेयर हाउसिंग की स्टोरिंग जो है वो आप उसको हैंडल कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटी शुड बी डेजिग्नेटेड फॉर यूज ऑफ प्रिवेंट डैमेज ऑफ मटेरियल। मतलब कि यहाँ पे बात की जा रही है कि आप एक सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटी दें, मतलब कि आपको जो है जो भी आपका फार्मास्यूटिकल का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको एक कंट्रोल सिस्टम बना के देना है। आप उस कंट्रोल सिस्टम के साथ आपको कंट्रोल फॉर एग्जांपल कंट्रोल फॉर्म जैसे कि आपको जो है एक टेम्परेचर कंट्रोल देना है उसको। ठीक है, वहां पर जो है वो एक टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। अगर बाहर का टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा गर्म है, ठीक है, अब 35 और 40 है, तो आपको जो है वहाँ पे इस तरह की चिलिंग मशीन्स लगानी है कि वो उसको जो है वो 20 और 15 डिग्री के दरमियान जो है वो मेंटेन रखें। अगर बाहर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है तो फिर भी जो है वो उसको इस तरह का आपने सिस्टम बनाना है कि वो एक सर्टेन टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल रखे। चलिए, आपको सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर एक और चीज ये आ जाती है कि आप ये इस चीज का ख्याल रखें कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस जगह पे टूटे ना। ठीक है, तो आपकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो डैमेज ना हो। ठीक है, उसके लिए आपको जो है वो प्रॉपर
वेंटिलेशन और प्रॉपर चीजें जो है वो प्रॉपर आइल्स जो है प्रॉपर रैक्स जो है वो आपको वहां पे प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। द सेकंड पॉइंट भी टॉकिंग अबाउट दिस शुड बी केप्ट क्लीन एंड टाइडी, मतलब कि वो बड़ी साफ सुथरी जगह हो, ठीक है। अप्रोप्रिएट पेस्ट कंट्रोल मेजर्स के ऊपर जो है वो काम हो रहा हो। अभी क्वालिटी के लिए क्या होता है कि आपके थर्ड पार्टी जो है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए होते हैं, ठीक है। आपके पास एसजीएस है और इस तरह और भी कंपनीज हैं, ठीक है। आईएसओ सर्टिफिकेशन है, ये तमाम चीजें जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो आके जो है आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हमने चेक किया और आपने जो है वो प्रॉपर तमाम सैनिटाइजेशन, तमाम साफ सुथराई, तमाम जो है वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर फॉलो करके अपनी स्टोरिंग कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट वी हैव एनवायरमेंटल कंडीशन शुड बी रिकॉर्डेड। अच्छा, आपके पास वहां पर जो है ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप जो है तमाम टेम्परेचर की रीडिंग आ रही हो, वहां पर जो है आपको पता हो कि इस टाइम पे मॉइस्चर कितना है, ठीक है। इस चीज की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो है वो स्टोर हो रही है, क्योंकि आपको पता है फार्मा का चक्कर है, इसमें दवाइयों का मसला है, तो इसके बहुत जो है वो मेजरमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रिसाइज करके जो है वो आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। In the third, we have in the fourth one, we will discuss about the condition of storage material should be assessed at appropriate interval. मतलब कि कंडीशन भी आपको स्टोरिंग की देखनी है, प्रोडक्ट की भी और स्टोरिंग फैसिलिटी की भी। जो आप स्टोरिंग की फैसिलिटी आप ले रहे हैं, ठीक है, उसकी भी जो है वो आपको एक असेसमेंट लेनी है एक अप्रोप्रिएट इंटरवल्स के बाद। मतलब कि आपने जो है वहां पर कुछ अपने एम्प्लॉयज जो है वो डेडिकेट किए हुए हैं, जो एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो पूरे आपके वेयर हाउस की जो है वो क्वालिटी को चेक कर रहे होते हैं कि यहाँ पे तमाम चीजें जो जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो जो हमने जो है इसके अंदर जिस तरह की जो हमने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, क्या वो तमाम सिस्टम एक प्रॉपर वे से रन हो रहा है, ठीक है। हमारे जितने भी गोल्स हैं, ठीक है, वो हमारे जो भी अप्रोचेस हैं वो तमाम जो है वो कंप्लीट हो रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो फुलफिल हो रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है वो वहाँ के आपके एम्प्लॉयज जो है वो चेक कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। स्टोरेज कंडीशन फॉर एपीआई should be based upon stability studies taking into account time, temperature, humidity, light etc. मतलब कि ये वही वाली बात हो गई जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की है कि ये आपको ह्यूमिडिटी भी चेक करनी पड़ती है कि ऐसा ना हो कि वहां पर जो है वो ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाए या कम ह्यूमिडिटी हो जाए तो आपकी दवाइयां जो है वो उससे डैमेज हो सकती हैं। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं सनलाइट का ज्यादा तो यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ ऐसी सेंसिटिव किस्म की जो है वो आपकी मेडिसिन होती हैं कि वो आप उसमें उसको जो है ज्यादा लाइट में नहीं रख सकते, ठीक है, या ज्यादा आप उसको कोल्ड एरिया में नहीं रख सकते, या आपको उसको वेंटिलेशन देनी है। तो ये तमाम चीजें जो है वो आप उस जगह पे देख रहे होते हैं फैसिलिटी में। आफ्टर वी डिस्कस अबाउट स्टोरेज, ठीक है, हमारे पास जो है वो पैकेजिंग का आ जाता है। पैकेजिंग में क्या है, लेबलिंग एंड द पैकेजिंग प्रोसेस शुड बी defined and controlled to ensure that correct packaging material are used correctly and other specific measurements are met. Printed labels should be securely stored to avoid mix-up arising. Marking and labeling should be legible and durable, provide sufficient information for accurate identification and indicate, if appropriate, required storage conditions, reset and और एक्सपायरी डेट। मतलब पैकेजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मा के अंदर। क्यों? जब भी आप दवाई परचेज करते हैं ना, सबसे पहले आप उसे क्या देखते हैं? एनीवन कोई बताएगा क्लास में? whenever you go to purchase a medicine in the medicine shop, ठीक है, जब भी आप मेडिकल शॉप के ऊपर जाके मेडिसिन परचेज करते हैं, सबसे पहले आप उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, ठीक है। आप उसका बैच नंबर देखते हैं। ये दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एट द टाइम ऑफ योर परचेजिंग और एट द टाइम। ये बैच नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द कंज्यूमर, बट इज इम्पोर्टेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बैच नंबर जो है, आपने देखा होगा दवाइयों पे बैच नंबर लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये जो है ना बड़ा सेंसिटिव मामला होता है आपके मेडिसिन का। तो ये बैच वाइज चल रही होती है, ठीक है।
जैसे 4050 का बैच चल रहा है पूरा, ठीक है, और उसका एक ऑर्डर लगा हुआ है, तो 4050 का बैच जो है वो एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होगी, देन कोई और दूसरा बैच चलेगा। तो इसके अंदर जो है वो पूरा एक इनका सिस्टम होता है फार्मास्यूटिकल का, ठीक है, जिसमें बैच नंबर होता है, हमारा जो है वो एक्सपायरी डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। तो इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें पहली बात तो ये की गई है कि लेबलिंग एंड पैकेजिंग प्रोसेस शुड बी डिफाइंड एंड कंट्रोल टू इंश्योर दैट करेक्ट पैकेजिंग मटेरियल आर यूज करेक्टली एंड अदर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट आर मेट। मतलब कि जब आपके पास ऑर्डर आया है एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग, तो आप उस चीज को इंश्योर करें कि जो प्रोसेसिंग इस टाइम पे हो रही है, जो दवाई की प्रोसेसिंग हो रही है, आपके पास पैकेजिंग में वही जो है सेम करेक्ट किस्म की स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट उस मेडिसिन की उस पैकेजिंग के ऊपर मेंशन है या नहीं है, ठीक है। ये तमाम चीज आप जो है उस टाइम पे इंश्योर कर रहे होते हैं। In the second, we have printed label should be securely stored to avoid mix-up and rising। मतलब ये वही बात आ गई किसकी, हमारे पास ये बात आ गई ये फॉर एग्जांपल अभी हम जो बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट बैच नंबर, ठीक है। तो ये बैच नंबर की बात आ गई कि अब आप जो है वो फॉर एग्जांपल पोन्स्टान जो है वो परचेज कर रहे हैं, या पेनाडोल जो है वो आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब आपकी जो पैकेजिंग है उसका बैच नंबर जो है वो कुछ और आ रहा है। तो सिर्फ बैच नंबर की चेंज मिक्सिंग की वजह से आप पूरा सिस्टम आपका खराब हो सकता है। तो जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है ना कि प्रिंटिंग लेवल शुड बी सिक्योरली स्टोर्ड, मतलब आप उसको बहुत सिक्योरली जो जो एक बार प्रिंट हो गया है आपके पास पैकेजिंग मटेरियल, उसको आप बहुत सिक्योरली जो है वो स्टोर करते हैं ताकि मिक्सिंग ना हो जाए हमारे पास, ठीक है। And the third we have marking and labeling should be legible and durable। मतलब ड्यूरेबल एलिजिबल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एनीवन इन द क्लास? वी टॉकिंग अबाउट ड्यूरेबल एंड लेजिबल। हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए बेटा, ड्यूरेबल क्या होता है कि लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। आपको पता है मेडिसिन का मसला है, मेडिसिन का मामला है, तो आप क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जो भी इस पे लेबलिंग हुई भी है, ठीक है, जो भी स्पेसिफिकेशन इसमें मेंशन हुई भी है, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड अ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, उसके अंदर एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी हो फॉर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड इंडिकेट, मतलब कि उसको अप्रोप्रिएट जो है वो, जैसे पैनाडोल है तो वो प्रॉपर तरीके से उसके बॉक्स के ऊपर उस, अच्छा इसमें डिफरेंट किस्म की पैकेजिंग आ रही होती है। एक आपके पास स्ट्रिप होती है, ठीक है, देन वी हैव अ पैकेट जिसके अंदर 10 या 20 स्ट्रिप्स आपके पास पैनाडोल की होती है। उसके बाद जो है एक आपके पास जो है वो एक और एक छोटा सा पैकेट होता है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट पैकेट्स मौजूद होते हैं। अब ये क्या हो रहा है, डिफरेंट लेवल ऑफ आपके पास जो है वो पैकेजिंग है। देन यू हैव अ कार्टन बॉक्स, ठीक है। फिर आपके पास एक कार्टन बॉक्स होता है जिसके अंदर जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मेडिसिन मौजूद होती है। तो हर बॉक्स के ऊपर जो है वो प्रॉपर तरीके से लेबलिंग हुई भी हो ताकि आपके मेडिसिन जो है वो मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे की गई है। अच्छा, फिर वही वाली बात हो गई कि रीसेट एंड एक्सपायरी डेट, हमने ये सारी चीजें जो है वो इसमें कवर अप कर ली है। एंड आफ्टर द पैकेजिंग वी डिस्कस अबाउट द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द लोकेशन, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स should be suitable for the type and stage of manufacture involved, protecting and the product from contam- contamination, including cross contamination, and protecting operators and the environment from the product. Equipment surfaces in contact with materials used in API manufacture should be non-reactive। मतलब कि एट द टाइम ऑफ यू आर गिविंग द फैसिलिटी, मतलब आपकी फैसिलिटी की बात हो रही है। फैसिलिटी की बात क्या होती है, फॉर एग्जांपल यू हैव
And when we have talking about the facility and equipment, मतलब कि आप फैसिलिटी की बात कर रहे होते हैं, मतलब वहां पे कौन कौन से एरिया की बात हो रही थी, एनवायरमेंट की बात हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी है, इंडस यूनिवर्सिटी है, अब इसका जो है एक एरिया है, इसकी एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसी तरह जब आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जहाँ पे लगा रहे होते हैं, आप उसका डिजाइन देख रहे होते हैं कि वहां पर जो है ज्यादा मतलब कि इस तरह की कोई आसपास फैक्ट्री ऐसी तो नहीं है जहाँ से जो है कुछ केमिकल वगैरह जो है वो रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। या आप ऐसी जगह पे नहीं लगाते जहाँ पे आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा रश हो, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपको जो है वो बिल्डिंग का जो मटेरियल लग रहा है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आपने कौन कौन सी जगह पे जो है प्रोसेसिंग करनी है, कहाँ पर जो है वो आप अपने जो है अपना स्टोरिंग करेंगे अपनी चीजों की। फॉर एग्जांपल आप अपना जो है वेयर हाउस कहाँ बना रहे हैं, देन यू टॉक अबाउट के हम लोग जहाँ पे इसका कोल्ड स्टोरेज कहाँ लगाएंगे, कहाँ पर जो है वो हमने इसकी फैसिलिटीज को कैसे यूज करना है। तो ये तमाम चीजें जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपने पूरी, जब आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपके ये भी एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस फैसिलिटी में और कौन से इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने जैसे कि मैं आपको एक बार रीड करके सुना चुका हूँ, तो दोबारा बताया था, द लोकेशन डिजाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग शुड बी सुटेबल फॉर द टाइप एंड द स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चर इन्वॉल्व। मतलब कि एट द स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दरमियान जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ जो है वो इसको यूज करेंगे। प्रोटेक्टिंग एंड द प्रोडक्ट कंटेमिनेशन इंक्लूडिंग द क्रॉस कंटेमिनेशन एंड प्रोटेक्टिंग ऑपरेटर्स एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द प्रोडक्शन। मतलब कि आप उससे तमाम चीजें देख रहे होते हैं कि कहीं आपकी जो है कंटेमिनेशन वगैरह तो नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं आ रही। तो वो एक टाइम पे, एट टाइम ऑफ गिविंग द फैसिलिटी, जब उसके टाइम पे जो बिल्डिंग बन रही होती है, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो उसी टाइम पे आप तमाम चीजें जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। And then we have the equipment of surface in the contract with material used as API manufacturing should be non-reactive। मतलब आप इसकी बात करें कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट उसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ यूजिंग द इक्विपमेंट, आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कौन कौन से जो है वो मटेरियल यूज कर रहे हैं उन इक्विपमेंट के अंदर, ताकि जो है वो कोई नॉन रिएक्टिव तो नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं कि किसी ने अगर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल किया है इंटर या मैट्रिक, ठीक है, तो आप उसमें देखिए कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस को आपस में एक दूसरे से मिलाते हैं, तो कभी कभार बहुत ज्यादा रिएक्ट करे जाते हैं वो, ठीक है। मिलने के बाद बहुत ज्यादा रिएक्ट करे जाते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो भी मटेरियल यूज हो रहा है, जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है, कहीं वो आपस में रिएक्ट तो नहीं कर रहा, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है। the facility and the equipment you are using in the pharmaceutical, it should be non reactable, ठीक है। वो रिएक्टेबल नहीं होना चाहिए, इसकी बात कर रहे हैं हम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। एंड देन वी हैव द sterile area. The person is suffering from an infectious disease or having open lesions of the exposed surface of the body should avoid activities which could compromise the quality of API. Smoking, eating, drinking, chewing, and storage of food should be restricted to designated areas separated from production or control areas. Labeling. Each container should be identified by an appropriate label showing at least the product identification and the assigned batch code, or any other easily understandable combination of both. Container for external distribution may require additional labels। देखिए इसके अंदर जो पहले जो हमारी जो बात हो रही है, ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टाइल एरिया, ठीक है। देखिए स्टाइल एरिया क्या होता है कि जहाँ पे एक थोड़ा सा एक एरिया आपका बनाया जाता है, यू हैव टू मेक दिस एरिया, ठीक है। आपको ये एक एरिया आपको बनाना पड़ेगा व्हेन यू सेटिंग अप योर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। वहां पर जो है वो आप चेक करेंगे कि जो भी पर्सन आपकी कंपनी में काम कर रहा है, एज अ वुमेन आपकी कंपनी में काम कर रहा है, उसके पास जो है वो कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है उस इंसान को, ठीक है।
अगर उसको एक डिजीज मौजूद है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहीं से आ रहे थे और आपको चोट लग गई, ठीक है, और वहां से हल्का सा जो है वो ब्लीडिंग हो रही है या उसका सरफेस जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया, ठीक है, तो आपको जो है एज अ पर्सनल सफरिंग, जो आप कहीं से इन्फेक्शियस डिजीज लेकर आए हैं, ठीक है, और हैविंग एन ओपन लेजन ऑन एक्सपोज सरफेस ऑफ द बॉडी शुड बी अवॉइड एक्टिविटीज, मतलब कि उस जगह को लिए आपको जो है वो एक्सपोज सरफेस, मतलब आपकी जगह वो ओपन है, ठीक है, तो वो चीजें जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही होती कंपनी, आपको जो है वो इन सब चीजों को जो है वो सैनिटाइज करके या प्रॉपर जो है वो इसको रैप करके एक तमाम चीजें जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज के जो है डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं। अगर आप जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी आपने सेटअप किया एंड यू आर गोइंग टू सप्लाई द मेडिसिन इन पाकिस्तान, तो आपके पास पाकिस्तानी स्टैंडर्ड चलेगा, बट यू आर सेटिंग अप योर कंपनी इन पाकिस्तान, बट you want to export all your pharmaceutical, all your pharma medicine to Europe or Australia or somewhere in North America or South America, ठीक है, तो इन जगहों पे अगर आप भेजना चाहते हैं तो उस जगह के लिए जो भी रेगुलेटरी बॉडी होगी, जो भी कंपनी होगी जो आपको एक सर्टिफिकेट देगी, उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो आपको काम करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड हो रही है बात आपको? ठीक है। एंड आफ्टर दिस इन द स्टाइल एरिया हम जो है इसके अंदर एक स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, चुइंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू डेजिग्नेटेड एरिया, ठीक है, वहां पर जो है वो ये तमाम चीजें, मतलब खाना पीना, ठीक है, सिगरेट पीना, ये तमाम चीजें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं एट दैट एरिया, सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन और कंट्रोल एरिया, मतलब वो सेपरेट होती की जाती हैं ये तमाम चीजें कहाँ से, प्रोडक्शन और कंट्रोल एरिया से। लेबलिंग की बात वही वाली बात हो गई जो हमने पहले पैकेजिंग के अंदर काफी इसकी बात कर लिया है, इसको एक बार रीड दोबारा करके बता देता हूँ। ईच कंटेनर शुड बी आइडेंटिफाइड बाय एन एप्रोप्रिएट लेबल, ओके, जो भी आपके कंटेनर्स होते हैं उसको जो है वो एप्रोप्रिएट लेबल के साथ आइडेंटिफाई किए जाते हैं। आपने देखा होगा एबर्ट एबर्ट आपकी जो है वो, जैसे गेट्स फार्मा है, इनके जितने भी कंटेनर्स होते हैं इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर लेबल्स लगे हुए होते हैं, ये दैट्स फॉर गेट्स फार्मा, ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल के लिए है, ठीक है, एंड showing at least the product identification and असाइन बैच कोड। अब इसमें क्या बात हो रही है, लेबलिंग हुई भी है आपके कंटेनर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास जो कंटेनर आया है उसके अंदर कुछ कार्टन बॉक्स है, कार्टन बॉक्स पे प्रॉपर बैच नंबर भी लिखा होना चाहिए, बैच नंबर की भी जो है वो हमने बात कर ली है, ठीक है, लास्ट स्लाइड में बैच नंबर की भी जो है वो बात कर ली थी, ठीक है, और जो है वो उसके ऊपर कुछ आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, इसका भी मैंने आपको बता दिया, और एनी अदर इजीली अंडरस्टैंडेबल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब कि ऐसा भी हो कि आइडेंटिफिकेशन भी हो और बैच कोड वगैरह भी जो है वो तमाम चीजें उसके अंदर डिफाइन की भी हो। द कंटेनर ऑफ एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूशन में रिक्वायर्ड एडिशनल लेवल्स, मतलब कि जो ऐसी चीज होती है जो आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर वो जो मैंने आपसे यहाँ पे बात की है कि यू हैव टू सी कि आप कौन से स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं उसके हिसाब से जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो लेबलिंग कर रहे होते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटराइज सिस्टम थोड़ा देख लेते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम शुड बी designed and operated to prevent unauthorized entries or changes to the program. In the case of manual entry of quality critical data, there should be a second independent check to verify accuracy of the initial entry. A backup system should be provided of all quality critical data. देखिए आपको पता है कि आजकल के दौर में जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो कंप्यूटराइज हो गई हैं, और तमाम जो भी गेट पासेस बन रहे होते हैं, जो भी बिलिंग हो रही होती है, जो भी आप जो है वो फॉर एग्जांपल आपकी जो मशीन्स भी हैं उसका भी जो डाटा आ रहा होता है, और मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स हो रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो कंप्यूटराइज हो रही होती हैं, ठीक है। तो यही वही बात हो रही है, कंप्यूटर सिस्टम शुड बी डिजाइन एंड ऑपरेटेड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्रीज और चेंजेस टू द प्रोग्राम। मतलब कि अब इसके अंदर जो है कस्टमाइज सिस्टम, एनीवन नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कस्टमाइज?
कस्टमाइज सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता है, जैसे कि आप अगर मर्क आपने परचेज किया है, ठीक है, मर्सिडीज आप परचेज करने के लिए जाते हैं, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप जो है उनको मर्सिडीज को आप कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं, मतलब एज अ कस्टमर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर जो उसकी रिक्वायरमेंट है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो कहता है कि मुझे लेदर सीट जो है इस तरह की चाहिए, मुझे जो है अंदर डैशबोर्ड का कलर जो है वो इस तरह का चाहिए, मुझे जो है यहाँ पे इस मटेरियल की जो है वो लेदर स्टिचिंग चाहिए, तो ये तमाम चीजें जो है वो एज अ कस्टमाइज यूज हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपकी फार्मास्यूटिकल में जो कंप्यूटर सिस्टम जो यूज हो रहे होते हैं वो कस्टमाइज किस्म के कंप्यूटर सिस्टम हो रहे होते हैं, ठीक है, वो आपके वो वाला कंप्यूटर सिस्टम नहीं होता जो आपकी मशीन्स वगैरह में जो कंट्रोलर्स लगे हुए होते हैं, वो कंट्रोलर्स बड़े कस्टमाइज किस्म के होते हैं, ठीक है। मतलब कि वो कंपनी बताती है वेंडर्स को, या जो भी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी होती है उनको बताती है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं और मेरी मशीन जो है वो इस तरह काम करती है, तो उसके हिसाब से जो है वो उसको कस्टमाइज करके कंट्रोलर्स वगैरह तमाम चीजें जो है वो सेव कर रहे होते हैं। In the second point, we have in this case of manual entry of the quality critical data, there should be and second independent। मतलब इसका क्या है, मैं समझा देता हूँ बेटा, ये पूरी कहानी लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि कभी कभार जो है वो मैनुअल एंट्री हो रही होती है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। एक तो आपका बार कोड सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे बैच सिस्टम है, बार कोड सिस्टम है, जितनी प्रोडक्शन हो रही है बार कोड के जरिए जो है वो RFID के थ्रू जो है, जैसे आपकी क्लास में अटेंडेंस हो रही होती है, इसी तरह बार कोड के जरिए जो है वो तमाम आपका डाटा जो है वो सेफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपका बार कोड आप जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते, देन यू गो फॉर अ मैनुअल गिविंग यू हैव टू गिव योर डाटा ऑन मैनुअल बेसिस, मतलब कि एक इंसान वहाँ मौजूद होता है जो डाटा को कंप्यूटर के अंदर सेव कर रहा होता है। तो उस जगह की बात हो रही है, तो वी हैव टू इंश्योर द क्वालिटी, मतलब कि आप क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो आप जो है एक और इंडिपेंडेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड इंडिपेंडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब एक बंदे ने जो है वो काम कंप्लीट कर दिया, तो सेकंड इंडिपेंडेंट जो है मतलब उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा एक्यूरेसी, ठीक है। तो उससे क्या होगी कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो और अच्छी हो जाएगी। एक बंदे ने अपना काम कर लिया, उसको दोबारा एक बंदा एक इंडिपेंडेंट तरीके से दोबारा चेक कर रहा है, तो इसमें गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, जो कि हमारा मोटिव है। A breakup system should be provided to A backup system should be provided in all the equal critical data, मतलब कि आपके पास जो है वो बैकअप सिस्टम भी होना चाहिए अगर आपका डाटा जो है वो समहाउ आपको पता है मशीन है, मशीन खराब हो सकती है, ठीक है, उसमें बग आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, वो चल सकती है, तो आपके पास एक बैकअप सिस्टम मौजूद होना चाहिए कि जो डाटा इधर सेव हो रहा है वो साथ साथ दूसरी जगह भी सेव होता है। So I think you get this all how the pharmaceutical setup in the total quality management and what is the importance, हमने तमाम importance की बात कर ली। First of all we talk about the handling, second we have talk about the storage, then the packaging, then facility and the equipment, then sterile area and labeling, then compliance system। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। इम्प्रूव द रेपुटेशन, फॉल्ट एंड प्रॉब्लम आर स्पॉटेड एंड सॉर्टेड क्विकर, मतलब आपकी जो है वो रेपुटेशन बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आपको TQM आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो आपकी रेपुटेशन जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है, क्यों, क्योंकि फॉल्ट और प्रॉब्लम जो है वो एट द स्पॉट ही जो है वो सॉर्टेड हो जाते हैं और उसी टाइम पे जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। हायर एम्प्लॉय मोरल, ठीक है, क्या होता है इसमें, वर्कर मोटिवेटेड बाय एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क एंड इन्वॉल्वमेंट इंडिशियस ऑफ TQM। इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो एम्प्लॉय है उसका मोराल जो है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, उसका मोराल बढ़ता है, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं इस पॉइंट पे, आप उसको आपके जितने वर्कर्स होते हैं वो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो एज अ टीम काम कर रहे होते हैं। जिस कंपनी के ऊपर जो है TQM इम्प्लीमेंट हुआ होता है उस कंपनी के एम्प्लॉय का मोरल कैसे हाई होता है कि वो बहुत मोटिवेटेड होता है, ठीक है,
उसके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और एज अ टीम वर्क जो है वो काम कर रहा होता है। अच्छा, लोअर कॉस्ट ये एडवांटेज है आपका, ठीक है। जब आप TQM इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इवेंचुअली एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द TQM उस पॉइंट पे तो आपके पास लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है वो कॉस्ट लग रही है, एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो मैं अपनी कंपनी में कर रहा हूँ, लेकिन इवेंचुअली जो है आपके पास एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन और आप प्रॉफिट की जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी कॉस्ट हमेशा लो होती है, ठीक है। decrease waste as fewer defective product and no need for separate। मतलब आपका जब PQM इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है तो वेस्ट जो है वो हमेशा कम होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी के अंदर एक फुल स्टैंडर्ड वाला जो सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, तो आपकी जब प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर वेस्ट होगी बेटा? नहीं होगी वेस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि तमाम जितने भी आपके यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे वो परफेक्टली जो है वो बिल्कुल 100% एज पर द क्वालिटी ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो है वो प्रोडक्शन हो रही होगी, ठीक है। अगर वो फीवर डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड नो नीड टू बी सेपरेट, मतलब इतना कम डिफेक्ट होगा, ठीक है, अगर देखें डिफेक्ट तो होगा, बिल्कुल इतना माइनर से डिफेक्ट होगा कि आप उसको नेग्लेक्ट करके सेपरेट करने की भी जरूरत नहीं है। आपका जो भी ऑर्डर है वो हमेशा के लिए जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो चलेगा, ठीक है। आप अगर आपने TQM जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो कौन कौन से एडवांटेजेस हो गए? पहला एडवांटेज हमारे पास हो गया इम्प्रूव रेपुटेशन। कंपनी की जो है वो रेपुटेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, फॉल्ट वगैरह जो है वो कम आ रहे होते हैं, जो फॉल्ट दिख रहे होते हैं वो साथ के साथ स्पॉटेड होके क्विक तरीके से जो है वो रिमूव हो रहे होते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी के अंदर एक पूरा जो है वो PQM इम्प्लीमेंट होता है। तो हर किसी को अपने SOPs जो है वो पता होते हैं, हर किसी को पता होता है ये प्रोसेस के हिसाब से हमारी कंपनी चल रही है। तो अगर एक वहाँ पे सफाई करने वाला बंदा है या वहाँ पर जो है वो एक कंपनी का ओनर है, ओके, मैंने आपसे बात की तो ब्रॉड लेवल होके सोचिएगा, जहाँ पे TQM इम्प्लीमेंट है वहाँ पे लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लीडरशिप का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरह का होता है, उसमें बिल्कुल भी कोई भी चीज जो है वो कहीं से कहीं लूज पोल होता है तो उसको हर कोई जो है वो फिल करने की कोशिश करता है, वो कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड क्यों ना हो, वो कंपनी का एडमिन का इंचार्ज क्यों ना हो, वो कंपनी का मालिक क्यों ना हो, वो सप्लाई चेन का डायरेक्टर क्यों ना हो, वो जो है प्रोडक्शन का मैनेजर क्यों ना हो, वो हर कोई जो है वो कंपनी के कोई भी कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए उस टाइम पे खड़ा होता है। तो हर कोई कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है वो मौजूद होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। हायर एम्प्लॉय मोराल, वो वाली बात जो मैंने आपके साथ अभी की है, तो आपको खुद ही जो आप लोगों का मोराल इतना हाई हो गया है तो खुद सोचे उस कंपनी का मोराल कितना हाई होगा जो TQM को इम्प्लीमेंट करके बैठी हुई है। लो कॉस्ट तो होगी ही जब तमाम लोग जो है वो कंपनी को कंपनी नहीं अपना घर समझ के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लो कॉस्ट तो जरूर ही होगी। वेस्ट हो नहीं सकती क्योंकि आपकी कंपनी जो है उसके ऊपर TQM जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, तो आप कहते हैं कि हमारी कंपनी में वेस्ट तकरीबन जीरो ही है। आई होप दिस ऑल 4 पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आफ्टर दैट वी हैव डिसएडवांटेजेस ऑफ TQM, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? जहाँ एडवांटेजेस होते हैं वहाँ बेटा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहले हमारे पास है इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट, वही जो मैंने आपसे बात की थी कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास लो कॉस्ट आ रही है एज एडवांटेज, लेकिन एज अ डिसएडवांटेज इनिशियल इंट्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब जब आप अपने तमाम चीजें जब आप TQM लगा रहे होंगे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे उस टाइम पे जो कॉस्ट लग रही है वो आपको एज अ डिसएडवांटेज लग रही होती है। वो आपका पैसा है लेकिन वो वन टाइम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, आपको वो आगे जो है वो गिव बैक जरूर देगा। बेनिफिट मे नॉट बी सीन फॉर सेवरल ईयर, कभी कभार ऐसा होता है कि आप TQM इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और आप इम्प्लीमेंट करते करते जो है वो 2-3 साल लगा देते हैं, ठीक है, और जब इम्प्लीमेंट हो जाता है उसके बाद भी 2-3 साल तक आपको जो है वो कुछ बहुत अच्छे जो है वो नताइज नहीं दिख रहे होते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट आपको नहीं दिख रहे होते। बेनिफिट्स की बात की है, अभी आगे इसके बेनिफिट भी हम देख लेते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स आगे स्लाइड में देख लेंगे क्या क्या होते हैं, उसमें आगे डिस्कस कर लेंगे। मतलब कुछ सालों तक आपको लग नहीं रहा होता है कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आफ्टर कुछ 2-3 सालों 4-5 साल के बाद आपको बहुत अच्छे जो है वो इसके फवायद दिखने शुरू रहते हैं।
वर्कर में भी रेजिस्ट टू चेंज, भाई काम ही वर्कर का ये है कि वो हमेशा चेंज को रेजिस्ट करता है। आपसे पहले भी ये बात हो चुकी है काफी बार कि हमेशा जब भी कंपनी के अंदर कोई नई चीज आती है, अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे ऑनलाइन क्लास सिस्टम जो है वो ड्यू टू दिस कोरोना वायरस एंड पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कराची, और इस प्रॉब्लम की वजह से जो है वो अब ये ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम चल पड़ा है। अब इसमें क्या है, शुरू शुरू में तो बच्चा तो बिल्कुल घर पे चिल बैठा हुआ था, उसको तो कोई मसला नहीं था, लेकिन शुरू में क्या हुआ कि एज अ एम्प्लॉयज एज अ लेक्चरार जो है लोगों ने बड़ा रेजिस्ट किया इस चीज को, ठीक है। लोग इस चेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश में नहीं थे। बहुत सारे लोग तो खुश हो रहे थे, मेरे ऐसा बंदा तो बहुत खुश हो रहा था, अच्छी बात है भाई, मैं जो हूँ अपना लेक्चर एक तरीके से बैठ के सुकून से दे दूंगा, ठीक है, स्टूडेंट से और अच्छी तरह इंटरेक्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे कि जो उस टाइम पे डर रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि यार हम मतलब कि हर किसी का अपना किस्म का जो है वो फेयर होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जब बच्चों के ऊपर बात आई, स्टूडेंट्स के ऊपर बात आई, तो स्टूडेंट के ऊपर से भी जो चेंज को जो है वो रेजिस्ट किया गया, ठीक है। वो लेकिन एट सम टाइम आपको उसके वही ना, अभी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का डिसएडवांटेज तो है, लेकिन ये एज ए एडवांटेज क्या है, चेंज अगर आता है आपके पास तो वो अच्छा भी तो हो सकता है, ठीक है, उससे आपका फायदा भी तो हो सकता है। मतलब कि एक लेक्चर आप जो है टीचर ने अगर एक बार बोल दिया तो आपको उसका अगर रिकॉर्डिंग मिल गई तो आप उसको बार बार सुन सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये इसका जो है वो एडवांटेज बन गया। तो वर्कर्स जो है वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को, ठीक है। अगर जैसे पहले कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, अब कंप्यूटर सिस्टम आ गया तो अब डेटा एंट्री वाले का काम खत्म हो गया, तो वर्कर तो नहीं चाहेगा ना कि उसका डेटा एंट्री वाला काम खत्म हो, बोलेगा यार अगर 5 बंदे काम कर रहे थे एक कंपनी के अंदर, अब ये कंप्यूटर आ गया, अब सिर्फ 2 बंदे रखेंगे, 5 बंदे को निकाल देंगे, तो वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। नहीं, कंपनी को जो है उस चेंज को लेके आना पड़ता है, क्योंकि उसको दुनिया को अपने साथ चलाना है। तो एडवांटेजेस कितने हो गए हमारे पास, पहला आ गया इम्प्रूव रेपुटेशन, सेकंड वी हैव हायर एम्प्लॉयमेंट मोरल, थर्ड वी हैव लोअर कॉस्ट, फोर्थ वी हैव डिक्रीज वेस्ट, मतलब कम वेस्ट होती है। और डिसएडवांटेज हमारे पास तीन है, पहला है इनिशियल इंट्रैक्शन कॉस्ट, ठीक है। सेकंड है कि बेनिफिट मे नॉट बी सीन फॉर सेवरल ईयर, कुछ साल तक में बेनिफिट नहीं दिख रहे होते, ठीक है। थर्ड वी हैव वर्कर मे बी रेजिस्ट टू चेंज, ठीक है, वर्कर जो है वो चेंज को रेजिस्ट कर रहा होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द बेनिफिट ऑफ डेटा क्वालिटी मैनेजमेंट। फाइनेंशियल बेनिफिट्स इंक्लूड लोअर कॉस्ट, हायर रिटर्न ऑन सेल एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है कि फाइनेंशियल जो है वो बेनिफिट की अगर हम बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द benefit of total quality management, in which we have discussed about the financial benefit इंक्लूडिंग लोअर कॉस्ट। मतलब कौन से फाइनेंशियल बेनिफिट हमारे पास आ रहे हैं कि लो कॉस्ट होती है, हाई रिटर्न ऑफ सेल होती है, ठीक है। अगर टीके हम आपके पास इम्प्लीमेंट हुआ है तो आपके पास लो कॉस्ट आएगी, ठीक है, लेकिन आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी तो आपके पास रिटर्न सेल्स के बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, आपके शेयर्स जो है वो लोग परचेज कर रहे होंगे, एंड द एबिलिटी टू चेंज टू चार्ज हायर रेदर देन कॉम्पिटेटिव प्राइस। सही है। आप क्या करेंगे कि आपकी जब इतनी अच्छी क्वालिटी होगी तो आप जो है वो प्राइस को ज्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, आप कॉम्पिटेटिव प्राइस पे नहीं जाएंगे। देखिए दो चीजें होती है, एक होती है कॉम्पिटेटिव प्राइस, एक होती है हायर प्राइस। मतलब कॉम्पिटेटिव प्राइस क्या होती है कि अगर आप बात करें कि दो सेम प्रोडक्ट है और वो सेम है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, दो डिफरेंट वेंडर्स की तरफ से, ठीक है, एक प्रोडक्ट है दो डिफरेंट वेंडर्स की तरफ से और वो सेम स्पेसिफिकेशन की प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेंगे अपनी प्राइस को जो है ना कॉम्पिटेटिव करेंगे। जैसे एरियल और सर्फ एक्सेल है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि एरियल का जो है वो जो मुकाबला जो है वो सर्फ एक्सेल के साथ नहीं है। सर्फ एक्सेल जो है वो हमेशा हाई पावर हाई प्राइस पे ही बेचेगा अपने आप को, ठीक है। वो जो है अपना डिफरेंट एरियल जो है वो डिफरेंट अपना लोगों के साथ जो है जो कॉम्पिटेटिव के उसके साथ जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो है वो अ, एक कॉम्पिटेटिव प्राइस के साथ जो है वो प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अब जैसे एरियल है ना, एरियल का जो कंपटीशन कॉम्पिटेटिव प्राइस किसके साथ है, ब्राइट ब्राइट के साथ, ठीक है। अब ब्राइट जो है वो एरियल के साथ कॉम्पिटेटिव प्राइस चल रहा है, सेम स्पेसिफिकेशन है, ब्राइट भी नॉर्मल है, एरियल भी नॉर्मल है, तो अभी ये करते हैं आपस में कॉम्पिटेटिव प्राइस के साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर वो 100 रुपए की बचत दे रहा है तो
ब्रांड भी बोलेगा मैं 110 की बचत दे रहा हूँ, लेकिन जो सिर्फ एक्सेल है वो कहता है कि भाई मेरी एबिलिटी इतनी अच्छी है, मैं टीकेएम के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो हूँ अपनी एबिलिटी की वजह से अपनी प्राइस कम नहीं कर रहा। तो एक तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया हमारे पास, फाइनेंशियल बेनिफिट हो गया। इम्प्रूव एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, हायर कस्टमर रिटेंशन लेवल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे होते हैं, जब आप टीकेएम की इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, आपके पास आईएसओ जो है वो मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास आईएसओ भी आ गया, टीकेएम भी आ गया, तो आपके आपके पास जो है वो हाई लेवल ऑफ रिटेंशन कस्टमर की आना शुरू हो जाती है। मतलब कि आप जो है वो ग्लोबली काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास इतना काम जो है वो सेटअप हो गया है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान के ऑर्डर किया, मैं तो इतनी अच्छी क्वालिटी बना रहा हूँ कि मैं अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और चाइना की जो कंपनीज है उनको भी जो है वो मैं यहाँ से दवाइयाँ बना के या कोई भी प्रोडक्ट बना के जो है वो यहाँ से बाहर भेज सकता हूँ कि मेरी जो स्पेसिफिकेशन है, मेरे जो कंपनी की सैनिटाइजेशन हुई है, मेरा प्रॉपर टीक्यूएम जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ है, मैं हर चीज पे जो है वो मेरे पास सर्टिफिकेशन मौजूद है। ठीक है, तो आप ग्लोबली जब मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो आपके जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं एंड आप यू हैव गिविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो आपकी वो कस्टमर की रिटेंशन लेवल बढ़ जाती है। मतलब कि वो एक बार आके हमेशा आपके पास ही आएगा, आपको बार बार उसको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब आपने उसको एक बार प्रोडक्ट भेज दी, आपने उसको ट्रायल ऑर्डर एक बार दे दिया, तो वो हमेशा जो है वो फिर आपके पास ही आएगा। तो ये दो चीजें हो गई। पहली चीज हमारे पास हो गई फाइनेंशियल बेनिफिट, सेकंड वी हैव improve access to global market, third we have time required to develop new innovation, ठीक है, एंड रेपुटेशन एज अ क्वालिटी फर्म। मतलब बेनिफिट एक और आपके पास आ गया कि आपके पास ऐसी कॉम्पिटिटिव जो है वो वर्कफोर्स मौजूद है जो डेवलप एज अ न्यू इनोवेशन कर रही होती है। लेकिन जब आपकी जेब भरी रहती है ना, जब पैसा आपके पास आ रहा होता है और आपके पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो आप खुद ब खुद जो है वो इनोवेशन की तरफ चले जाते हो। ठीक है, इनोवेटिव आप खुद ब खुद हो जाते हो। Total quality management TQM is one such approach that seeks to improve quality। ठीक है, अब जब कंपनी में बेनिफिट एक और ये है कि जिस कंपनी में टीक्यूएम के ऊपर काम हो रहा होता है ना बेटा, तो वहां पर क्या है कि तमाम लोग, जितने भी लोग मौजूद हैं उस कंपनी में, वो और कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, हमने इसके ऊपर पहले बात की थी ना, कि वो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के ऊपर चल रहे होते हैं, कि वो एक जगह पे आके स्टक नहीं हो जाते, एक जगह पे आके रुक नहीं जाते, वो अपने आप को कंटिन्यू इम्प्रूव करते रहते हैं। ठीक है, द लास्ट वी हैव परफॉर्मेंस विच विल नीड टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। मतलब कि ये वही बात आ गई ना कि कस्टमर नेवर बी हैप्पी एंड स्टूडेंट नेवर बी हैप्पी। मतलब कि स्टूडेंट और कस्टमर जो है वो कभी खुश नहीं होता। क्लास में होते तो मैं आपको एक किसी और बंदे का नाम भी बताता कि वो भी कभी खुश नहीं होता। ठीक है, तो ये कुछ लोग हैं दुनिया में जो कभी खुश नहीं होते। तो आप क्या कर रहे होते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को, जिस कंपनी के अंदर टीकेएम इम्प्लीमेंट होता है, वो अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी कर रहा होता है कि वो जब उसकी एक्सीड करती है कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो वो उसको उसी टाइम पे मीट करना शुरू कर देता है। मतलब कि वो बैक एंड पे अपने आप को जो है वो इतना लेवल अप करके रखता है, अपना बैक एंड पे लेवल अप इतना ज्यादा करके रखता है कि जैसे ही कस्टमर की एक्सपेक्टेशन एक्सीड करती है, तो वो फौरन उसको मीट कर जाता है। आई थिंक यू ऑल गेट दिस पॉइंट ऑफ बेनिफिट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। थोड़ा सा और इसके चार पांच बेनिफिट और है, वो देख लेते हैं। इम्प्रूव क्वालिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, टीम वर्क, then we have working relationship, customer satisfaction, employee satisfaction, productivity, communication, profitability and market share। ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, इम्प्रूव क्वालिटी कैसे हो रही होती है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, मतलब एम्प्लॉय जो है वो किस तरह पार्टिसिपेट कर रहा होता है कंपनी में। ठीक है, टीम वर्क में काम करेंगे तो बिल्कुल ये एक बेनिफिट है कि आप टीक्यूएम का मतलब ही ये है, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं, दे शुड वर्क इन अ टीम वर्क। ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप वहाँ पे लोगों का अच्छा होता है, इसकी मैंने काफी एग्जांपल्स आपको दे चुका हूँ। देन वी हैव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको रखनी है कि आपका कस्टमर जो है वो हमेशा सेटिस्फाई रहे। ठीक है, तो कस्टमर सेटिस्फाई कैसे रहेगा? जब आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा। अगर आपके एम्प्लॉय को तमाम चीजें जो है वो अच्छी मिलती रहेंगी, उसको इंसेंटिव मिलते रहेंगे,
तो वो अच्छा दिल लगा के काम करेगा। जब दिल लगा के काम करेगा तो अच्छी प्रोडक्ट बनेगी। जब प्रोडक्ट अच्छी बनेगी तो इवेंचुअली आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। जब आपका एम्प्लॉय खुश होगा, आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो आपको ऑर्डर और मिलेंगे। जब आपको ऑर्डर और मिलेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, और डिफरेंट लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, आप डिफरेंट लोगों को और अप्रोच करेंगे, ताकि आप एज अ होल आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़े। जब आप जो है एक और कस्टमर के साथ अपने आप को लिंक करते हैं तो आपकी इस टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाती है। जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है तो आपका मार्केट शेयर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास न्यू कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी जो है वो कहानी थी हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, बेनिफिट्स की। आई थिंक ये आखिरी पॉइंट जैसे मैंने आपको लिंकेज करके बताया है, आई होप यू एंजॉय दिस थिंग, और ये आपको लेक्चर जो है वो बड़ा अच्छी तरह